Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS where we cover daily current affairs for you. This is your mentor Arzu Kakkad, and in this particular session I'll be moving forward with today's analysis, that is of 13th of March. So without taking any time, I'll be simply starting this session, and before going ahead we'll have a look over previous year questions. जो questions मैंने आपको as a homework दिए थे, जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करने चाहिए, तो वो पहले देखते हैं क्योंकि होमवर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी वो होमवर्क जो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डील करता हो। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कोई हो नहीं सकती है इस टाइम पे, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस में जैसे बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं समझा कि पेपर में कैसे सवाल आते हैं तब तक क्या ही समझा। ठीक है, चलो तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था जो मैंने आपको दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन। तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास, नेशनल पार्क्स है, टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कौन कौन से इसमें से जो है दे आर लोकेटेड इन दी कावेरी बेसिन। तो यहाँ पर मुझे तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक नागरहोल, एक सत्यमंगलम और एक वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों जो हैं दे आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन। अगर आपको ये भी पता हो, थोड़ा रिवर्स के बारे में जान लो, जैसे नागरहोल नेशनल पार्क जो है इट इज इन द कावेरी बेसिन। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इट लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। कौन सी रिवर? वो रिवर है एक ट्रिब्यूटरी, और उस ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? ट्रिब्यूटरी का नाम है भवानी, जो कि एक कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। फिर उसके बाद वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूँ तो कौन सी रिवर उससे एसोसिएटेड है? तो वो रिवर है काबिनी। अब ये दोनों रिवर जो हैं ये कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं और दोनों इन पार्क्स और सेंचुरी से एसोसिएटेड हैं। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो आंसर इज सी। अब एक ये नेशनल पार्क भी है, पपिकोंडा नेशनल पार्क। यहां से जो रिवर जो लिंक करती है वो है इट इज नियर टू गोदावरी बेसिन। तो ये इसीलिए इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 2 आप एलिमिनेट कर देते, आंसर आ जाएगा आपका सी। एक नागरहोल में अगर पता होता थोड़ा थोड़ा तो ये सवाल जो है वो बन सकता है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, हमने 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था। अच्छा आप मुझे ये बता दो, आईआईपी जो है उसको कौन लेकर आता है? एवरी मंथ आईआईपी पब्लिश होता है, तो कौन सी मिनिस्ट्री इससे एसोसिएटेड है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से। इसके अंदर 8 कोर इंडस्ट्रीज है, हमने कल ही कवर किया था, जिनका कंबाइंड वेट उस टाइम पे 37.90 दे हैव रिटन। कुछ सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग दोज 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं और कौन सी इंडस्ट्री का कितना वेट परसेंटेज है, क्योंकि फिर एक स्टेप डीप भी जाना चाहिए ना। सवाल अगले साल देखो तो ऐसे पूछा जाता है। तो टेक्सटाइल्स अगर पता हो कि वो इंक्लूडेड नहीं है, सीमेंट, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, दीज आर देयर इन द 8 कोर इंडस्ट्रीज। अब बाकी जो है ना वो नाम आप बताओगे। क्यों बताओगे? क्योंकि हमने इसको लास्ट लेक्चर में कवर किया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो टेक्सटाइल्स काट देते हैं, तो आप 2 तो एलिमिनेट ऐसे ही कर लिए। फिर उसके बाद सीमेंट जो है वो इंक्लूडेड है, 50-50 वाले केस पे आ जाते हो, और आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। 2021 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बात यहां पर है आपके कॉन्सेप्ट की। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप लेके जा सकते हो। कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और पॉपुलेशन बढ़ने से मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में नहीं होता। इंक्रीजिंग इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, ये एक इसका सही आंसर होगा। आप खुद से सोचो कि जो मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में इंक्रीज होता है वो कैसे होता है? जब आप अपना बैंक में जाते हुए कस्टमर डिपॉजिट करता है, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या ही हो जाएगा, है ना। पॉपुलेशन बढ़ने से आप डिपॉजिट थोड़ी कर रहे हो बैंक में, पैसा अपने घर में रखा हुआ है आपने, बैंक में जाके डिपॉजिट करते हो, बैंक उसको फिर आगे लेंड करता है, जिससे कि मनी मल्टीप्लायर जो है इट इंक्रीजेज इन एन इकोनॉमी। एसएलआर सीआरआर से मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज, मनी मल्टीप्लायर का मतलब इंक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी का कोई लिंक नहीं है। बैंकिंग हैबिट्स जब लोगों में इंक्रीज होंगी, आप पैसा बैंक में जाके सेव करोगे, बैंक आगे लेंड करेगा, राइट। तो वो जो है जो आप बोल सकते हो सर्कल है, इससे जो है देयर इज एन मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज इन दी इकोनॉमी। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। ठीक है, ये जितना आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ये उस वैसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके कॉन्सेप्ट्स पे खेल रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ है तो मतलब ये क्वेश्चन आपके पास ले जाएगा आप अपने आंसर के अंदर इसको सही। तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तो मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। चलो आज देखते हैं अब आज क्या कवर करने वाले हैं हम। पहले तो एक त्योहार है, योशेंग फेस्टिवल। कहाँ का फेस्टिवल है?
कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, क्या होता है, कौन सी स्टेट एसोसिएटेड है, वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद आता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो इसके बारे में भी कवर करेंगे इन डिटेल, आपके प्रीलिम से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। फिर एक फॉरम है IBSA फॉरम, अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्या ये फॉरम है, क्यों न्यूज में है, मैप में भी देखेंगे, और इसमें थोड़ा सा साउथ साउथ कॉपरेशन की बात कर लेंगे आज, ठीक है। महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए न्यूज में है क्योंकि बात आ रही है फॉरेस्ट फायर्स की। अब फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड मैंने आपको क्यों होते हैं फॉरेस्ट फायर, इसके मैन मेड कॉजेज और इसके नेचुरल कॉजेज, क्या हम कर सकते हैं प्रिवेंशन मेजर्स, वो मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से कवर किया था, जहां पर मैंने आपके लिए एक मेंस का फॉर्डर मतलब बोला था, मेंस एनरिच कंटेंट है ये, आप इसको समझ लो मेंस फॉर्डर में ऐड कर सकते हो। और मुझे शायद पता है कि मैंने आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया था फॉरेस्ट फायर से लिंक होता हुआ, तो इसको उससे वहां पर और इसमें ऐड कर सकते हो कंटेंट अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो। फिर अभी MSME ने लॉन्च करी है MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम, तो ये आपके पेपर 2 और पेपर 3 से लिंक होती है, इसको भी अच्छे से देखेंगे। फिर अभी वर्ल्ड का, इंडिया का भी नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल कहां पर, महाराष्ट्र हाईवे पे, तो ये इसको समझेंगे। बेसिकली बैम्बू का स्ट्रेंथ जो है अपने उसके लिए भी जाना जाता है, तो ये आप GS पेपर 3 से भी इसको लिंक कर सकते हो। और बहुत ही एक फेमस न्यूज़ जहां पर एक US बेस्ड सिलिकॉन वैली बैंक का डाउनफॉल हुआ है, अब यहाँ से बातें उठ रही हैं कि 2008 जैसा रिसेशन तो नहीं आएगा, तो उसको भी कवर करेंगे आपके GS पेपर 3 से, इकोनॉमी से आप इसको लिंक कर सकते हो। तो आई होप अब आपको समझ आ गया है कि कैसे ये सेशन बढ़ने वाला है, ठीक है जी। ओके देन हैव अ लुक। Recently, the 5-day long Yeoshang Festival, मणिपुर's version of होली, होली खेली अभी, तो बस मणिपुर का होली का एक वर्जन है जो मणिपुर में खेला जाता है। ये फेस्टिवल ऑफ कलर्स ही है, नाम है यशंग फेस्टिवल। सो इट इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, स्टेट ऑफ मणिपुर। कौन सी कम्युनिटी, तो वो भी ध्यान में रख लेना, कम्युनिटी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज माइटी पीपल। ये जो है दे आर प्रीडोमिनेंटली हिंदू, दे सेलिब्रेट दिस इन मणिपुर। एवरी ईयर होता है ऑन द फुल मून, फेब्रुवरी मार्च के मंथ के अंदर ही, और यहाँ पर 5 दिन की सेलिब्रेशंस होती हैं। एंड यहाँ पर बम्बूज एंड स्ट्रॉज ऑन द फर्स्ट डे विद द बर्निंग ऑफ अ स्मॉल स्ट्रॉ हट, उससे फिर ये जो है शुरुआत होती है। एक मतलब एक बैम्बू स्ट्रॉज की एक घर बना लिया जाता है, एक हट छोटी सी बना दी जाती है, उसकी बर्निंग के बाद फिर यहाँ पर ये फेस्टिवल जो है 5 दिन का चलता है। और हाईलाइट इस फेस्टिवल क्या क्या है, ये टर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो बता देना कि आपने श्रीराम IAS के चैनल से ये टर्म पढ़ी थी, और यहाँ पर हमने इसको कवर कर लिया था। थाबल चोंगबा, अब आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें, ये एक टर्म है। द हाईलाइट ऑफ दिस फेस्टिवल, ये एक मणिपुरी फोक डांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का कल्चर में डांस से बहुत ज्यादा वो है लिंक, क्वेश्चन बहुत यूपीएससी पूछती है, डांस, पेंटिंग्स, आर्ट एंड कल्चर में देखो बुद्धिज्म, जैनिज्म, फेस्टिवल्स, मार्शल आर्ट, ये कहाँ का है, ऐसे सवाल आए हुए हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर में। तो ये वहाँ का एक डांस बेसिकली है, मणिपुरी फोक डांस, जहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स दे होल्ड हैंड्स, दे सिंग एंड दे डांस इन दी सर्कल, ठीक है। सो दिस फेस्टिवल मार्क्स द रिजुविनेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ एंड कमेमोरेट्स द बर्थडे ऑफ चैतन्य महाप्रभु। इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप अगले एक टॉपिक देख सकते होंगे, पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। अच्छा, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, मुझे वो आंसर कम मिला है। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है ये किससे एसोसिएटेड है, ये आप बताओगे। मैं वापस से ये दे रही हूँ और ये उम्मीद कर रही हूँ कि अभी आपके आंसर कमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इन सेशंस के साथ रेगुलर हो तो करंट अफेयर्स एक दिन का नहीं है, आपको उसको लिंक करना है। एवरीडे करंट जो है वो लिंक होता है, मतलब साल 2 साल के करंट अफेयर्स लिंक होते हैं। आप 1-2 दिन की तो बात ही, हम क्या ही कर रहे हैं। तो बात ये है, अमन ने नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसको कवर कर लिया है। ड्यूरिंग दिस 3rd सेशन ऑफ दिस नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने रिसेंटली फेलिसिटेटेड द अवॉर्डीज ऑफ दिस पुरस्कार। नेम इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। So basically this award is given to recognize the contribution of the individuals, the organizations in India, their invaluable contribution, their selfless service that they rendered in the field of
डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है ना, आपदा आ गई कुछ, उसका प्रबंध करने में जिन्होंने अपना सेल्फलेस सर्विस दी तो उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। सुभाष चंद्र जी जो है उनका नाम क्यों है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है टू ओनली द इंडियन नेशनल्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूशन। सो दे आर द ओनली वंस दैट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस अवार्ड। इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट एंटिटीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एनी अदर इंस्टीट्यूशन दे कैन अप्लाई एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर दिस अवार्ड ऑल्सो। बात आ गई समझ में? अच्छा, तो हम ये पूछ रहे थे ना, ये सुभाष चंद्र जी मतलब ये टर्म क्यों है, ये नाम क्यों है जुड़ा हुआ? क्योंकि ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। दे आर अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन 23 ऑफ जनवरी, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इसीलिए इस अवार्ड में 51 लाख का कैश प्राइज होता है एंड अ सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ₹5 लाख। बेसिकली देखो, एक इंडिविजुअल है और एक इंस्टीट्यूशन है। अगर एक इंस्टीट्यूशन है सो द अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ 51 लाख एंड अ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एंड इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल तो अमाउंट होता है 5 लाख। तो जो भी अवार्डीज हैं उन्होंने कुछ काम किया हो इन द एरिया ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, वहाँ पे प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, बहुत देखते हो नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, कहीं अर्थक्वेक आता है या फ्लड होता है, क्या सिचुएशन बन जाती है, तो वहाँ पर रेस्क्यू, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन और वार्निंग रिलेटेड वर्क भी अगर कोई कर रहा है, अर्ली वार्निंग रिलेटेड वर्क कोई इंस्टीट्यूशन, तो सभी को बेसिकली दे आर एलिजिबल एंड दीज आर द कैंडिडेट्स हु हैव वर्क फॉर दिस अवार्ड। ठीक है, अब ना ये क्वेश्चन है 2015 में ये क्वेश्चन आया था। हम जब भी कोई स्पीशीज करते हैं हम ऐसे करते हैं ना, IUCN में ये स्टेटस है, साइट्स के अंदर ये है। यूपीएससी एक स्टेप आगे चली गई। यूपीएससी ने क्या किया, उन्होंने कहा विद रेफरेंस टू IUCN एंड साइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। 2015 में ये सवाल पूछा, 3 स्टेटमेंट्स दी जिनको थोड़ा सा भी एक क्यूरोसिटी होती है जानने की, IUCN साइट्स हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या है ये, तो वो क्यूरोसिटी जो है वो आपको वो करेगी कि जाके एक बार खोलो तो सही, गूगल तो चलाओ, बुक्स तो खोलो, पढ़ो तो सही IUCN साइट्स है क्या। अगर वो क्यूरोसिटी है तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये आप एक बार ये क्वेश्चन रीड करोगे, इसका आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में और फिर मैं इसको कल आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूंगी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट फायर देखने को मिली और ये जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एनवायरनमेंट सेक्शन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, स्टेट वाइज कुछ नंबर्स होने चाहिए जब आप एक मेंस का आंसर लिख रहे हो। फिर आपको पता होना चाहिए फॉरेस्ट फायर क्यों होता है, क्या कारण है इसके, द रीजंस, और फिर उसके बाद हाउ वी कैन कम अप विद दैट, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है ताकि ये नहीं हो, राइट। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। हम फॉरेस्ट फायर्स कवर करते आ रहे हैं, अभी जब भी होती है फॉरेस्ट फायर हमारे सेशन का एक टॉपिक बन जाता है। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको गोवा में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गोवा नियर द विलेज वल्लभाई, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर ना स्नेक्स के लिए बहुत फेमस है ये सेंचुरी। अभी मैं आपको बताऊंगी भी सही, कुछ नेम्स हैं जो रेप्टाइल्स स्नेक्स के बेसिकली। सो यहाँ पर वाटरफॉल्स भी देर आर, द मोस्ट प्रोमिनेंट इज वज्र सकला फॉल्स एंड विरुदी फॉल्स। नाम अगर थोड़े से इधर उधर हो रहे हो प्रोनाउंसिएशन में तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मतलब इतने से है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि ये फॉल्स यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ फ्लरा और फना की बात करूँ तो थिकली फॉरेस्टेड सेंचुरी है, बहुत मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन है। अगर ज्योग्राफी अच्छे से कर रहे हो स्टैटिक तो लिंक कर सकते हो गोवा कहाँ पर है और वहां पर कैसी वेजिटेशन मिलती है, एवरग्रीन और डेसिडियस, जैसे जैसे आप अंदर जाते हो तो सेंचुरी जो है इट इज वेल नोन फॉर इट्स सेक्रेड ग्रूव्स दैट प्रोटेक्ट द रेयर एंड इंडिजीनियस ट्रीज। फना की बात करूं तो एशियन पाम सिवेट, स्मॉल इंडियन सिवेट एंड बार्किंग डियर, सांबर डियर, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज़ अ ह्यूज अट्रैक्शन फॉर दी herpetologist ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर बहुत वेराइटी ऑफ स्नेक्स हैं। 4 बिग इंडियन विनोमिनस स्नेक्स हैं, इंडियन क्रेट, वाइपर, सॉ स्केल वाइपर एंड कोबरा। तो ये 4 इंडियन विनोमिनस स्केल स्नेक्स जो हैं ये यहाँ पर इस सेंचुरी के अंदर देखे जाते हैं। ये डेटा बहुत काम का है आपके लिए। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा है और ये डेटा क्या रहा है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया
सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स, वर्स्ट फॉरेस्ट फायर्स अगर देखने को मिल रही हैं वो है उड़ीसा के अंदर, दैट रिकॉर्डेड 642 लार्जेस्ट फायर इंसिडेंट्स इन दी मार्च 2023, जो कि हाईएस्ट है कंट्री में ड्यूरिंग द पीरियड। और ये सडन जंप जो है, ऑब्वियसली अगर फॉरेस्ट फायर होगा तो फ्लोरा और फना मतलब मैसिव लॉस होगा स्टेट के फॉरेस्ट के अंदर। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर जो नंबर दिया है ना, ये मार्च 2023 का है। मैं आपसे अगर बात करूँ सिंस नवंबर 2022, तो उड़ीसा के अंदर 871 लार्ज फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिली। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 754, कर्नाटका में 642, तेलंगाना में 447, मध्य प्रदेश में 316। Massive fires had broken out in the Simplipal National Park, जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये वन ऑफ द मेजर बायोस्फीयर्स है ऑफ एशिया। ये डेटा आपके बहुत काम का है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस के अंदर, और ये आप वहां पर लिख सकते हो, राइट। अच्छा, मैप प्रैक्टिस, अफगानिस्तान का एक मैप किया था। आज चलते हैं थोड़ा सा मेडिटेरेनियन सी घुमाते हैं, तो क्वेश्चन वहीं से ही है, Which one of the following countries of Southwest Asia does not open out to the Mediterranean Sea? एक बहुत ही जरूरी होमवर्क है। इस सेशन के बाद मैप खोलेंगे, एटलस हो मैप आपके अगर जहाँ भी आप पढ़ रहे हो उसके सामने है, तो आज मेडिटेरेनियन सी के आसपास की जो भी कंट्रीज लगती हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछती है, कोई भी चीज हो, कोई जगह न्यूज में आ गई हो, चाहे सिलिकॉन वैली अभी हम बात करेंगे, तो वो भी आप मैप में जाकर देखो, वो इंपॉर्टेंट है। जब तक मैप नहीं खोला तब तक मतलब फॉरेन सर्विसेज आपको मिलेगी। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो मैप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना ज्योग्राफी के मैप कैसे करते हो अगर आप मैप नहीं खोलते हो तो मेक श्योर यू हैव दिस हैबिट ऑल्सो। मैं तो कहूँगी हर रोज़ दिन में 2 मिनट दे दो, रोज़ एक वो हैबिट बना लो कि मैप के बिना आज आपका दिन अधूरा है, राइट। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, आपको बहुत एंड में काम आएंगी। आगे चलते हैं, एक फॉरम की बात करते हैं, IBSA फॉरम। अच्छा, इस फॉरम में कौन कौन है? इंडिया है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है। ये है हमारा प्यारा भारत, ये है साउथ अफ्रीका और ये है ब्राज़ील। तो ये ट्राई पार्टी फॉरम है, जिसका अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एक जिनेवा बेस्ड फाउंडेशन के हिसाब से दिस फॉरम play a prominent role in the process of reforming digital governance। तो यहाँ पर साउथ साउथ कॉपरेशन की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इस फॉरम जो है ना उसका बेस ही यही है, साउथ साउथ कॉपरेशन। साउथ साउथ कॉपरेशन बेसिकली is the manifestation of the solidarity among the people, the countries of South, that contributes to their national well-being, their collective self-reliance, how they can collectively attain the internationally agreed development goals, 2030 agenda of sustainable development goals। तो साउथ साउथ कॉपरेशन के अंदर they will contribute to breaking that cycle of poverty, instability, development inequalities जो है उसको, और प्रमोट क्या करना चाहते हैं साउथ साउथ कंट्रीज? नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, राइट। तो यहाँ पर एक ना नॉर्थ साउथ डिवाइड भी बहुत होता है कि नॉर्थ वाले ऑलरेडी डेवलप्ड है, और जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हमें थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए। मैं आपको बेसिक टर्म्स में बता रही हूँ, राइट, क्योंकि वी आर डेवलपिंग वन। हमने अभी तो मतलब जब हम डेवलपिंग हो रहे हैं तो हमारे लिए इतने रूल्स हो गए, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि अब से इतना खर्चा नहीं करना, तो आप बोलोगे पहले वाला तो इतना खर्चा कर चुका है, राइट, अब क्या रूल्स लगा रहे हो? तो यहाँ पर वो मतलब आप बोलोगे कि ठीक है मैं क्लाइमेट चेंज में भागीदार होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन स्टिल मुझे वो थोड़े कंपनसेशन, थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए। तो अब इसको नॉर्थ साउथ डिवाइड को तो चलो अलग रखते हैं, बात करते हैं IBSA की। ट्राइलेटरल है, मतलब 3 कंट्रीज, 3 पार्टीज हो गई। एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव है बिटवीन इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, IBSA, प्रमोट साउथ साउथ कॉपरेशन एंड एक्सचेंज। तो बेसिकली ये जो डायलॉग है, जो ग्रुपिंग है, इट वॉज फॉर्मलाइज्ड, इट वॉज नेम्ड एज IBSA व्हेन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ दी 3 कंट्रीज मेट। कब? 2003 में 6th of June एंड इशूड दी ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। आपने एक मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम भी सुना होगा, IBSAMAR, जो कि IBSA मैरीटाइम एक्सरसाइज ही है। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्राइलेटरल डिफेंस कॉपरेशन। तो ये कोलैबोरेशन है, एक फंड है, एक नेवल एक्सरसाइज है जॉइंट फंड में। 2004 में एक फंड एस्टैब्लिश हुआ था, IBSA फंड। यूनिक फंड है
जिससे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका एग्जीक्यूशन होता है विद दिस IBSA फंडिंग इन दी फेलो डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें ये फंड जो है इट प्रोवाइड्स, देखो, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका फैसिलिटी फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन। मैनेज कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ कॉर्पोरेशन, सो दिस फंड इज मैनेज बाय देम। डिजिटल गवर्नेंस में दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तीनों कंट्रीज अगर आप देखो, इंडिया के, अच्छा आपके पास एक होमवर्क आ गया है, इंडिया में जो हमारी गवर्नमेंट है डिजिटल इंक्लूजन के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या आप मुझे 3 ऐसे नाम बता सकते हैं जो कि इंडिया की स्कीम्स हो सकती हैं हमारी गवर्नमेंट की, या जो भी इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल इंक्लूजन? डिजिटलाइजेशन जो है इस टाइम पे इट इज अ ड्राइविंग ग्रोथ इन दीज इकोनॉमीज, इन दीज 3 कंट्रीज, जहां पर प्रायोरिटाइज क्या है? प्रायोरिटाइजेशन है अफोर्डेबल एक्सेस टू द सिटीजन्स, गिविंग ट्रेनिंग फॉर द डिजिटल स्किल्स ऑल्सो, डिजिटल स्किल्स के लिए डिजिटल ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी ना आपको, एंड क्रिएटिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल डिजिटल एंटरप्राइजेस। तो एक वाइब्रेंट डिजिटल इकोनॉमी बनाने का पोटेंशियल है इन 3 कंट्रीज में, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। डेटा गवर्नेंस की बात करूं तो यहाँ पर तो अभी इंडिया के पास G20 प्रेसिडेंसी है एंड इट इज टेकिंग दैट स्ट्रैटेजिक लीडरशिप विद ऑल दीज प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स। मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशनल डेटा सिस्टम, डेटा सेंटर हम क्रिएट कर रहे हैं। योटा D1 का आपने नाम सुना होगा, कहाँ पर है ये? कमेंट सेक्शन में बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं बताती हूँ, नॉर्थ के अंदर पड़ता है, चलो यूपी भी बता देती हूँ। अब यूपी में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, वो तो बता सकते हो, मतलब कहाँ से, मैं वर्ड से इंडिया, इंडिया से नॉर्थ, नॉर्थ से स्टेट भी बता दिए, योटा D1, राइट। तो वेयर वी आर हैविंग दिस सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ नेशंस डेटा गवर्नेंस आर्किटेक्चर, ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल्स है फॉर गवर्निंग द डेटा। सो विद अ बिग पॉपुलेशन दीज कंट्रीज ऑल्सो सी द डेटा एज अ नेशनल रिसोर्स। तो ये आप अब बता देना योटा D1 कहाँ है। अब हमने IBSA की बात कर ली, चलो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल पे चलते हैं। 2016 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस काउंसिल। कल हमने बिम्स्टेक की भी बात कर ली थी, राइट। तो मैंने एशियन की भी बात करी है आपके साथ, एशियन समिट जो हुआ इंडिया एशियन फ्रेंडशिप ईयर को कमेमोरेट करते हुए, एशियन के 10 मेंबर्स की बात कर ली, और फिर बिम्स्टेक में हमने मेंबर्स की बात करी, MBBS इन थाईलैंड, याद आ रहा है कुछ, ये निमोनिक दे दिया था। अब चलते हैं थोड़ा सा गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की तरफ, और इसके मेंबर जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, और फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में। ओके, MSME सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इंडिया की GDP में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर MSME सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए या कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए MSME सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत से इनिशिएटिव्स और स्टेप्स और स्कीम्स बहुत कुछ लेकर आती है। आपके लिए क्वेश्चन भी बन सकता है मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च करी है एक MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम टू प्रोवाइड अ रोड मैप टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर द MSME ऑफ इंडिया। MSME बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब MSME सेक्टर के अंदर वैल्यू एडिशन, और MSME सेक्टर में जो चीज़ें, जो एडिशन जो है दैट इज वेस्टफुल, तो आप उसको कम करके आप वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो? जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा वहां पर हो रहा है, जो वेस्टफुल है, जो दैट इज नॉट क्रिएटिंग अ वैल्यू, आप उसको हटाकर वो चीजें लेकर आना ताकि MSME और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाए, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो, प्रोडक्टिविटी हो, परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटी। तो इसके लिए वी केम अप विद दिस स्कीम दैट इज लीन स्कीम to change the mindset of the manufacturers, transform them into world-class manufacturers, right? Lean is a production practice that considers the expenditure of resources for any goal. आपको एक गोल अचीव करने में आपके एक्सपेंडिचर ऑफ रिसोर्सेज क्या है, और जहां पर अदर देन दैट एक्सपेंडिचर दैट इज नॉट क्रिएटिंग अ वैल्यू, दैट इज वेस्टफुल, आप उसको एलिमिनेट करके उसको कैसे मेन स्ट्रीम वैल्यू के अंदर अपनी वैल्यू को एनहांस करते हुए बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज ला सकते हैं, और पैसा जैसे होता है वहां पर यूटिलाइज करना, राइट। तो डिटरमाइनिंग व्हाट वैल्यू मीन्स फॉर द डिमांड पता होनी चाहिए ना, कस्टमर को क्या चाहिए, वो पुल सिस्टम, राइट, कस्टमर की डिमांड के बेसिस पे प्रोडक्ट्स बनाना, एक अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ वर्क होना थ्रू आउट द वैल्यू स्ट्रीम। तो आइडेंटिफाई करना एरियाज ऑफ वेस्ट, एरियाज ऑफ इनएफिशिएंसी, और उसको फिर ट्रांसफॉर्म करना और कन्वर्ट करना इन द एरिया ऑफ एफिशिएंसी, वहां पर लगाना, मतलब जहां से क्या होगा, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, आपकी जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो मार्केट में वो बिकेगा, राइट। तो उसके लिए आप जब ये MSME जो है, जो रजिस्टर्ड है ऑन दी पोर्टल, उद्यम रजिस्ट्रेशन पे, पोर्टल पे, तो वहां से
दे कैन कम इन टू दिस स्कीम ऑल्सो, जो रजिस्टर्ड MSMEs हैं, और टूल्स जो हैं, टेक्निक्स उन्हें बताई जाएंगी, राइट. सो थ्रू दिस लीन जर्नी MSME कैन रिड्यूस द वेस्टेज, they can increase their productivity, they can improve their quality, they can work safely, they can expand their market, they can finally become competitive and profitable, जिसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है 90% of the implementation cost for hand holding and consultancy fees. There will be additional contribution of 5% for the MSMEs which are a part of Safurti clusters. तो ये सब तो फिर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है वो आ जाता है. बेसिकली एक बहुत ही अच्छी एक यूनिक स्कीम है. 2012 में यूपीएससी ने एक सवाल लाया, व्हाट इज और आर द रीसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. देखो सवाल डायरेक्टली ऐसे स्कीम पे नहीं आया, कैसे एक बहुत ही ब्यूटीफुली, मतलब ये कि इंडिया की जब बात आती है ग्रोथ की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, राइट. तो वो आपको बताना है. ऐसा सवाल पूछा जाता है. यहाँ आंसर से ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चन में टाइप जो है क्वेश्चन का, वो किस तरीके से फ्रेम हुआ है, ऑप्शंस किस तरीके से रखे हैं यूपीएससी ने, उसको समझना. मेंस के लिए भी मैंने बोला था एक क्वेश्चन आएगा आज आपके पास. 2017 में यूपीएससी ने पूछा, अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग द गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट, सजेस्ट द मेजर्स for labor intensive rather than capital intensive exports. Try to write the answer for this question. अगला चलते हैं. वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड ऑन महाराष्ट्र हाईवे, दैट इज वानी वरोरा हाईवे. तो वहां पर आप ये देख रहे हो जो ये हाईवेज पे ये लगा होता है, स्टील के होते हैं ये, राइट. अब आप इसको रिप्लेस कर रहे हो विद बैम्बू. एक मन में सवाल नहीं आएगा कि क्या ये सेफ है? ये रोड एक्सीडेंट्स को अवॉइड करते हैं, रात में जब आप ट्रैवल करते हो तो ये मतलब दे आर सेफ टू दैट साइड, राइट. तो इनका नाम भी बड़ा अच्छा है, मतलब कैची. देखो बाहुबली. सो दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर. नेम भी बाहुबली है, जो कि महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स में लाया गया है. एंड दिस बैरियर का नाम बाहुबली, कि बैम्बू जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. आप सबने बैम्बू के बारे में पढ़ा ही होगा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ज्योग्राफी, राइट. तो ये जो बैम्बू क्रैश बैरियर है, मतलब डाउट होगा ना कि बैम्बू क्या सेफ्टी इंश्योर करेगा. बिल्कुल, टेस्टिंग्स हुई है. देयर आर रिगरस टेस्टिंग्स एट वेरियस गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस आल्सो. सो बैम्बू स्पीशीज जो है वहां से ये इसको बनाया जा रहा है. एंड द यूज ऑफ दिस बैम्बू इज अ रिमार्केबल, बेसिकली यू कैन से दे हैड इट्स सिग्निफिकेंस. एंड फॉर द बैम्बू सेक्टर ऑल्सो एक अल्टरनेटिव हो सकता है स्टूल के लिए. एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है उसको भी एड्रेस कर सकते हो. अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, जो कि आपने बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में मैं बोलूँगी देखी होगी. आपने पढ़ा होगा कि एक वर्ड का मतलब यूएस बेस्ड सिलिकॉन वैली बैंक, जिसका डाउनफॉल, लार्जेस्ट फेलियर ऑफ दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंस द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008. कैलिफोर्निया सबसे सुना होगा. सिलिकॉन वैली हम बैंगलोर को बोलते हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर, जहाँ पर बहुत इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज के स्टार्टअप्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, लाइक एप्पल में. जब मैं कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली की बात करती हूँ तो वहाँ का एक बैंक है. बैंक का नाम है, यूएस बेस्ड है, सिलिकॉन वैली बैंक. उसका एक डाउनफॉल, बैंक बंद हो गया, राइट. तो बैंक रन जैसी सिचुएशन आ गई. तो इट इज द लार्जेस्ट फेलियर ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2008 में जो रिसेशन आया था उसके बाद से, राइट. कैलिफोर्निया बेस्ड बैंक है. इस बैंक का फोकस रहता है ऑन प्रोवाइडिंग वेंचर कैपिटल, प्रोवाइड्स मल्टीपल सर्विसेज टू द वेंचर कैपिटल्स, जो स्टार्टअप्स होते हैं, कंपनीज को फंडिंग देना. तो ये बैंक जो है वो करता है. अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं हुआ क्या है. This is best known for its relationship with the high-flying word technology startups and venture capitals. They experienced a bank run. पैसा डिपॉजिटेड था, स्टार्टअप्स जो हैं नहीं चल पाए, कंपनीज जो हैं वो लॉस मेकिंग हुई, इंटरेस्ट रेट अगर आपको पता हो तो बहुत बढ़ गए, राइट. तो वो स्टार्टअप्स जो हैं
जो इस बैंक से लोन ले रही थी, जिनका यहाँ पर डिपॉजिट भी था, तो ये बैंक तो फेमस, मतलब जाना किस लिए जाता है, फंडिंग देने के लिए इन स्टार्टअप्स को, इन कंपनीज को। जब ये कंपनीज जो है दे बिकम लॉस मेकिंग कंपनीज, और ये कंपनीज भागी वापस कि जो हमारा ऑलरेडी पैसा है अब ये कंपनीज चला नहीं पा रही, चल नहीं पा रही, तो ये पैसा लेने भागी, तो वो बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक रन हो गया। बैंक रन क्या है? और बेसिकली यू विल सी कस्टमर्स विड्रॉइंग देयर डिपॉजिट साइमल्टेनियसली, टिपिकली द रिजल्ट ऑफ पैनिक पुशेस द बैंक इनटू इंसॉल्वेंसी जैसी कंडीशन हो जाती है। यहाँ पर बैंक्स रन हैव अकर्ड थ्रू आउट हिस्ट्री इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन एंड 2008-9 फाइनेंशियल क्राइसिस। हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, यही हुआ कि बैंक जो है वो फेल हो गया, डाउनफॉल हो गया। सिंपल क्या है, देखो ये तो आपको समझ आ गया ना कि बैंक के रिलेशनशिप्स जो अपने स्टार्टअप्स को फंडिंग देने के लिए है। दिस बैंक वाज रियली हिट हार्ड बाय डाउनटर्न इन दी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, राइट। तो यहाँ पर ओवर द पास्ट ईयर्स वी हैव सीन द फेडरल रिजर्व एग्रेसिव प्लान्स ऑल्सो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ इस बैंक ने बहुत से मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ के बॉन्ड्स लिए ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, जहां पर जब बैंक क्या है, बैंक के पास पैसा आता है, बैंक बॉन्ड खरीदता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट जो है वो लो मिला। दीज इन्वेस्टमेंट्स आर टिपिकली सेफ, लेकिन बाद में आज के टाइम पे देखें तो द वैल्यू ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स जो यहाँ पर दे गेट एट द लोअर इंटरेस्ट रेट, इफ दे इशूड, अगर आज होते ये लेते तो टुडे हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट हो चुका है, ठीक है। मुद्दा ये भी नहीं है, बॉन्ड्स खरीदना लंबे टाइम के लिए, मतलब ये चलता रहता है। इन्वेस्टमेंट्स आर टिपिकली से वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स फेल बिकॉज दे पेड लोअर इंटरेस्ट रेट्स। लेकिन मुद्दा बेसिकली क्या है, Silicon Valley's customers were largely startups and other tech-centric companies. They started becoming more needy for the cash. कैश चाहिए था, कंपनीज चल नहीं रही थी, राइट। तो यहाँ पर वेंचर कैपिटल फंडिंग वॉज ड्राइंग अप, कंपनीज वर नॉट एबल टू गेट द एडिशनल राउंड्स ऑफ फंडिंग, तो वो भागे बैंक की तरफ। अब बैंक ने क्या है, बैंक ने सोचा कि जो बॉन्ड्स मेरे पास पड़े हैं मैं उनको बेच देता हूँ, यही होगा ना। तो लेकिन जो बॉन्ड्स बेचे, तो खरीदे और बेचने में जो डिफरेंस है, मतलब वो दिक्कत हो गई, पैसा नहीं मिला जो इंटरेस्ट रेट पे जो चाहते थे। अब उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए, राइट, प्रॉफिट नहीं कमा पाए, तो कंपनीज भागी, बैंक के पास पैसा नहीं, बैंक्स ने अपने बॉन्ड बेचे और बॉन्ड्स पे इतनी ही ज़्यादा खरीद ली थी उस टाइम पे, दैट टू एट दी लोअर इंटरेस्ट रेट। अभी जो हायर इंटरेस्ट रेट हो गए, यहाँ कंडीशन आई बैंक की, जब बैंक ने बोला कि अब मेरे पास देने के लिए और पैसा नहीं है, राइट। तो वो बैंक रन की जो सिचुएशन है वो यहाँ से खड़ी हो गई और बैंक ने फाइनली बोल दिया कि अब पैसा नहीं है देने के लिए, बैंक के हाथ जो है वो खड़े हो गए। तो यहाँ पर बात आती है इंडियन स्टार्टअप्स की भी। मेनी इंडियन स्टार्टअप्स नॉट ओनली हैव अकाउंट्स बट द बैंक हैड ऑल्सो बीन एन इम्पॉर्टेंट लेंडर। तो देखो, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होती है, ओवरऑल सिनेरियो में अगर आप देखो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट होता है, तो यहाँ पर भी एज द फंडिंग ऑफ द स्टार्टअप इज ड्विंडलिंग, इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द यंग बिजनेसेस ऑल्सो, राइट। तो ये एक सिनेरियो था, ये एक टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड इससे एसोसिएटेड मैं आपको एक सवाल भी देती हूँ, 2020 में यूपीएससी ने पूछा था, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन्स इन द नियर फ्यूचर, which of the following policies are most likely to give some immunity to India? तो ये बहुत अच्छा सवाल बनता है। यूपीएससी देखो कैसे सवाल पूछ रही है। ट्राई टू सॉल्व दिस, आंसर इसके मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर। और स्टे ट्यून्ड विद दीज सेशंस, कोई भी एक सेशन मिस मत किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड शेयर दीज सेशंस विद अदर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस ऑल्सो बाय लाइकिंग दिस सेशन, एंड होमवर्क जो है ना वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। विद दिस आई आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ, विल मीट यू टुमारो विद अदर सेट ऑफ करंट अफेयर्स। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।